Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि सब बिल्कुल मज़े में रहेंगे, है ना। पिछले लेक्चर में हमने पूरा डिमांड का चैप्टर खत्म कर दिया था ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों इंपॉर्टेंट लेक्चर है? क्योंकि जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट था, मतलब डिमांड वाला चैप्टर, उसका आज हम पूरा रिवाइज करेंगे। पिछले 10 लेक्चर में हमने जो जो पढ़ा है वो पूरा क्या करेंगे, 1 घंटे में रिवाइज करना है। तो ठीक है, अभी कुछ भी है ना, अगर फ्रेश होने जाना है, पानी वानी पीने जाना है ना, तो पी के आ जाओ और एक नोटबुक लेके सामने बैठ जाओ, क्लास नोट लेके। ठीक है, आज हम पूरा डिमांड रिवाइज करने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि एग्जाम से पहले कम से कम 5 बार आपको ये लेक्चर सुनना है, ताकि आपका डिमांड का चैप्टर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब तैयार हो गए होंगे। पूरे 10 लेक्चर में जो भी पढ़ा वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक रिविजन करेंगे 1 घंटे के अंदर। ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ हिलना नहीं है, बस किताब की तरफ देखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर का शुरुआत किया था। चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसमें हमने सबसे पहले शुरू किया था क्या? डिमांड। डिमांड में क्या पढ़ा था हमने भैया? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड। तो मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड इज विलिंगनेस टू परचेस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, है ना। तो देखो डिमांड में क्या थे? 3 एलिमेंट है ना। देखो 3 एलिमेंट थे। सबसे पहला क्या था? विलिंगनेस टू बाई, मतलब आपके अंदर खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा क्या? एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे मतलब क्या? पेमेंट करने के लिए क्या आपके पास उतनी औकात भी होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या था? विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे मतलब पे करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो इसके साथ डिमांड की डेफिनेशन खत्म होती है। डिमांड क्या होता है? डिमांड इज विलिंगनेस टू परचेस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, है ना। डिमांड के 3 एलिमेंट से तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। मतलब क्या? विलिंगनेस टू बाई प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे, ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इन 3 में से एक भी एलिमेंट गायब रहा तो डिमांड होगा या नहीं होगा? तो डिमांड नहीं होगा। मतलब क्या है? डिमांड को कंसिस्ट, डिमांड का डेफिनेशन क्या है कि ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो डिमांड होगा। अगर इन 3 में से एक भी एलिमेंट गायब है तो डिमांड नहीं होगा। ठीक है। अभी डिमांड के बारे में 2 चीज है। क्या? हमेशा डिमांड को क्या पीरियड ऑफ टाइम में बताया जाता है, क्या कि 1 महीने का डिमांड इतना था, 1 हफ्ते का डिमांड था, वगैरह वगैरह। और हमेशा डिमांड को किसी भी प्राइस पे दर्शाया जाता है। एक तो क्या किसी प्राइस पे दर्शाया जाएगा और एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ दर्शाया जाएगा। ये तो क्या था हमारा मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड समझ में आ गया ना? क्या होता है? डिमांड डिजायर से अलग होता है। क्यों डिजायर से अलग होता है? क्योंकि डिमांड में क्या 3 एलिमेंट का होना जरूरी है। सबसे पहला क्या? विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू पे, है ना। मतलब क्या? तीनों चीजें होगी तो डिमांड होगा। तीनों में से एक भी चीज गायब है तो डिमांड नहीं होगा। चलो, मीनिंग ऑफ डिमांड हमारा खत्म होता है। अभी क्या? व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, दोनों क्या है? सेम चीज है। सबसे पहला फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है वो क्या है? प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। प्राइस कैसे इफेक्ट करता है? प्राइस कैसे इफेक्ट करता है? प्राइस अगर घट जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो डिमांड को डिटरमाइन करती है वो क्या है? प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। प्राइस ऑफ दी कमोडिटी के साथ डिमांड का कैसा रिलेशनशिप रहता है? इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा कौन सा फैक्टर है दूसरा कौन सा फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है? दूसरा फैक्टर कौन सा? हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। अभी रिलेटेड कमोडिटी में क्या होता है? देखो, रिलेटेड कमोडिटी 2 तरह के कमोडिटी होता है ना, हमने पढ़ा था। देखो क्या होता है, मैं लिखता हूं यहाँ पे रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी 2 तरह के। सबसे पहला कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा क्या है हमारा? सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? वो गुड्स जो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों को जीना साथ है, मरना साथ है, दोनों का कंजम्पशन साथ में ही होगा। इसका हमने क्या एग्जांपल लिया था? बाइक एंड पेट्रोल। और दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं? इंक एंड पेन। मतलब क्या? दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? सब्स्टिट्यूट गुड्स। रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या है? ये नहीं है तो इसकी जगह पे ये भी चलेगा। एग्जांपल क्या था? कोक एंड पेप्सी, टी एंड
कॉफी। अब क्या लिखा है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डिमांड को कैसे असर डालता है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अलग केस है, सब्स्टिट्यूट में अलग केस है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा होता है कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घट गया तो दूसरे का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो लोग क्या करेंगे, बाइसिकल से बाइक में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो बाइक का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दूसरा क्या है, रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, एग्जांपल क्या है, एक कोक है, एक पेप्सी है। तो कोक का प्राइस बढ़ गया, कोक का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि कोक के कस्टमर है वो किस में शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो कोक का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख के बता दूं, क्या कोक का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो पेप्सी का डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तो देखो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स समझ में आ गया ना, क्या होता है, रिलेटेड गुड्स दो तरह के होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एग्जांपल क्या हो गया, बाइक, पेट्रोल, इंक, पेन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या रिलेशन होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घट गया तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे का डिमांड घट जाएगा। एग्जांपल क्या, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो बाइक का डिमांड कम हो जाएगा, या पेट्रोल का प्राइस घट गया तो बाइक का डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आप लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बाजू में क्या, इनवर्स रिलेशनशिप। अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स पे आते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जो दोनों एक की जगह पे दूसरा यूज हो सकता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एग्जांपल क्या, कोक एंड पेप्सी। अगर कोक का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी के मुकाबले में क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो कोक वाले कस्टमर पेप्सी में शिफ्ट हो जाएंगे तो पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा ना। तो प्राइस एक का बढ़ा, डिमांड दूसरे का बढ़ा, तो क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट मतलब क्या, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज भी खत्म होता है। हमारे दो पॉइंट खत्म हो गए, अभी आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है भैया, कौन सा, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड है। तीसरा डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड है क्या है, इनकम। अब इनकम के बढ़ने या घटने की वजह से डिमांड पे कैसे असर होता है। देखो अलग अलग गुड्स पे अलग अलग असर होता है इनकम के बढ़ने या घटने से। तो क्या अभी हम गुड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, है ना। सबसे पहला कौन सा लेते हैं, नॉर्मल गुड्स, दूसरा ले लेते हैं गिफिन गुड्स, और तीसरा ले लेते हैं नेसेसिटी। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, नॉर्मल गुड्स मतलब क्या, कपड़े वगैरह। एग्जांपल है ना, मैंने कपड़े का दिया था कि सर का इनकम 10,000 है तो एक जोड़ी कपड़ा लेते थे, अभी सर का इनकम 20,000 हो जाएगा तो क्या लेंगे, 2 जोड़ी कपड़ा लेने लगेंगे, है ना। तो इनकम के साथ रिलेशनशिप क्या है, डिमांड का। अगर इनकम बढ़ गया तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा कौन सा है, दूसरा है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, गिफिन गुड्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप कैसे, समझ लो सर का इनकम 10,000 था ना, तो सर क्या पीते थे, बीड़ी पीते थे। मतलब क्या, गिफिन गुड्स में आ गया, सस्ता वाला गुड्स है तो उसका डिमांड ज्यादा था, पर अभी सर का इनकम क्या हो गया, बढ़ गया, तो अभी सर बीड़ी से किस में शिफ्ट हो जाएंगे, सिगरेट में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो बीड़ी का डिमांड क्या हो जाएगा, सिगरेट में, सिगरेट का डिमांड बढ़ जाएगा और बीड़ी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनकम के बढ़ने से गिफिन गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा क्या है भैया, नेसेसिटी। नेसेसिटी में क्या होता है, इनकम बढ़ जाए या घट जाए, खाने में नमक जितना पड़ता था उतना ही पड़ेगा, है ना। तो देखो इनकम का क्या है, 3 अलग अलग इफेक्ट है, अलग अलग गुड्स पे इनकम अलग अलग असर डालता है। नॉर्मल क्या है, देखो एक क्या होता है, नॉर्मल गुड्स, अगर इनकम बढ़ गया तो नॉर्मल गुड्स जैसे क्या है, कपड़ा है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स मतलब क्या, सस्ते वाला गुड्स, चीप गुड्स, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, अगर इनकम बढ़ गया तो लोग गिफिन गुड्स कंज्यूम करना पसंद नहीं करेंगे, वो नॉर्मल गुड्स पे आ जाएंगे, है ना। तीसरा क्या है, नेसेसिटी। इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए या घट जाए, उसकी डिमांड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट खत्म होता है। अभी चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट है, ये पहला हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, तीसरा हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चौथा पॉइंट है क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है, अगर किसी चीज के फेवर में टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसके फेवर से चला जाता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल है, ठंड में किसकी डिमांड हो जाएगी, स्वेटर की, बारिश में किसकी डिमांड हो जाएगी, रेनकोट की, है ना। तो क्यों, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर फेवर में है तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, पर अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल नहीं है तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है अदर फैक्टर्स, है ना। अदर फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखो अदर फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर क्या है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, देखो नॉर्मल थिंकिंग है, अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा बिकवाली होगी या ज्यादा खरीदी करेंगे, है ना। ज्यादा लोग होंगे तो उनकी कंजम्पशन नीड ज्यादा होगी, ज्यादा कंजम्पशन नीड होगी तो क्या, बट ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होगी। तो क्या लिखेंगे साइज ऑफ पॉपुलेशन में, हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड, लोअर द पॉपुलेशन लोअर द डिमांड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या, कि पॉपुलेशन में किस तरह के लोग है। एग्जांपल दिया था मैंने क्या, कि इंडिया का पॉपुलेशन है, यहाँ पे क्या है, यंग लोग ज्यादा है, अगर यंग लोग ज्यादा है तो किसकी डिमांड करेंगे,
फैशनेबल एसेसरीज वगैरह की डिमांड ज्यादा करेंगे। दूसरा एग्जांपल लिया था क्या, चाइना का। चाइना में कैसे लोग ज्यादा है, चाइना में बुढ़े लोग ज्यादा है। बुढ़े लोग ज्यादा है तो किसकी डिमांड करेंगे, हियरिंग एड आता है ना, वो कान में सुनने के लिए लगाते हैं, या तो फिर क्या देखने के लिए चश्मे की डिमांड ज्यादा करेंगे, वो वॉकिंग स्टिक की डिमांड ज्यादा करेंगे, है ना। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या, अगर यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो जो लोग यंग प्रीफर करते हैं चीजें, उनकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर बुढ़े लोग ज्यादा है तो स्टिक वगैरह की डिमांड ज्यादा होगी। तीसरा क्या है, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जाहिर सी बात है अगर नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो लोगों की क्या परचेसिंग पावर ज्यादा होगी। अगर परचेसिंग पावर ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगा, और अगर नेशनल इनकम कम होगा तो डिमांड भी क्या होगा, बट ऑब्वियसली कम होना ही होना है। चौथा क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। उसमें मैंने एग्जांपल लिया था, याद है आपको, कि सर का इनकम कितना है, 20,000 है। अभी सर 4 लाख रुपए का कार खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। पर अगर बैंक बोलता है कि नहीं आप 5-5 हजार रुपए का खाली हफ्ता भरो, हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, तो क्या होगा, अगर क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे तो सर कार खरीद पा रहे। पर अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो सर कार नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या हो गया, अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है तो डिमांड बढ़ेगा, अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब हमारे एक पॉइंट बाकी रह गया था क्या, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन किस चीज का एक्सपेक्टेशन, कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस क्या हो जाएगा, एफपी लिख रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे एफपी मतलब क्या, फ्यूचर में प्राइस। मैंने एक्टिवा का एग्जांपल लिया था, अभी एक्टिवा 50,000 का है, मुझे एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में एक्टिवा कितने का होने वाला है, 70,000 का होने वाला है। मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर में प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं अभी क्या कर दूंगा, डिमांड को बढ़ा दूंगा। मैं अभी 50,000 रुपए का खरीदूंगा या इंतजार करूंगा कि भैया 70,000 रुपए मैं तब खरीदूं। तो क्या अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी करंट डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या, अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। अभी 50,000 का मुझे लग रहा है 2 महीने बाद कितने का आ जाएगा, 40,000 का आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी नहीं खरीदूंगा, बाद में खरीदूंगा। तो अभी डिमांड क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, है ना। तो इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट फ्यूचर प्राइस टू इंक्रीज, करंट डिमांड विल इंक्रीज। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स फ्यूचर प्राइस विल डिक्रीज, कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो अभी डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, डिमांड खत्म होता है। देखो उसमें क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इनवर्स रिलेशनशिप। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में क्या हमने एक चार्ट बनाया, चार्ट में 2 तरह के रिलेटेड गुड्स पढ़ा, एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, सब्स्टिट्यूट मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप। तीसरा क्या पढ़ा हमने, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का क्या, अलग अलग गुड्स पर अलग अलग असर पड़ता है। कितने तरह के गुड्स होते हैं, मेनली 3 तरह के। एक क्या हो गया, नॉर्मल गुड्स, उस पर क्या असर होगा, अगर इनकम बढ़ा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इनकम घटा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, गिफ्ट इन गुड्स। गिफ्ट इन गुड्स में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इनकम बढ़ा तो लोग क्या गिफ्ट इन गुड्स को प्रीफर नहीं करेंगे, तो इनकम बढ़ जाएगा तो गिफ्ट इन गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा हमने क्या पढ़ा, नेसेसरी गुड्स। इनकम बढ़ जाए या घट जाए, नेसेसरी गुड्स का डिमांड तो क्या रहेगा, उतने का उतना ही रहेगा। चौथा पॉइंट हमारा क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या पढ़ा, अगर किसी भी चीज के फेवर में टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर किसी चीज के फेवर में टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं है तो उसका डिमांड घट जाएगा। एग्जांपल क्या, मॉनसून में रेनकोट का डिमांड बढ़ेगा, ठंड में स्वेटर का डिमांड बढ़ेगा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, मुझे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो मैं क्या फ्यूचर में नहीं खरीदूंगा उसको, अभी खरीदूंगा। तो अगर फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो करंट डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होगा तो करंट डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, अदर फैक्टर में हमने सबसे पहला पढ़ा क्या, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ द पॉपुलेशन में क्या है, अगर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। पॉपुलेशन कम है तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या, पॉपुलेशन में किस तरह के लोग हैं, किस एज के लोग हैं, किस जेंडर के लोग हैं ना। क्या होगा, अगर बुढ़े लोग ज्यादा है तो स्टिक का डिमांड ज्यादा होगा, और अगर यंग लोग ज्यादा है तो फैशनेबल एसेसरीज मतलब कपड़े वगैरह का डिमांड ज्यादा होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अदर फैक्टर में लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, अगर नेशनल इनकम कंट्री का ज्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर नेशनल इनकम कम रहा तो डिमांड कम होगा। ठीक है, चौथा क्या पढ़ा हमने, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। जाहिर सी बात, अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल रहा तो कुछ लोग जो नहीं खरीद पाते थे वो भी खरीद पाएंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगा। और अगर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं रहा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन मतलब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वो चीज होती है कि जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है। तो डिमांड किसके बीच, डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन वो फंक्शन होता है
जो डिमांड के बीच में और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है उसमें क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ, मतलब डिमांड किस पर डिपेंड रहता है, सबसे पहले क्या px मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा क्या m मतलब क्या, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, py मतलब क्या, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, तीसरा क्या है pc मतलब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टी का मतलब क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये जो सारे फैक्टर्स है ना वो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या कर लिए, पढ़ लिए है ना, इसलिए हम दूसरी बार नहीं देखें। डिमांड फंक्शन क्या होता है, जो डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टी से क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अभी लास्ट क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये हमने नहीं पढ़ा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर से डिमांड क्या है, कैसा रिलेशनशिप होगा, देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होगा पता है, अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो मतलब प्रोडक्ट के बारे में ज्यादातर लोगों को पता चलेगा, अगर ज्यादा लोगों को पता चलेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एडवर्टीजमेंट बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एडवर्टीजमेंट कम होगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो मतलब क्या, डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड मोर और लेस क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। ये हो गए 3 टॉपिक हमारे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इकोनॉमिक थियरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। बहुत सारे इकोनॉमिक थियरीज है या बहुत सारे इकोनॉमिक्स के लॉज है जो क्या लॉ ऑफ डिमांड पे क्या है, निर्भर करते हैं। तो देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, बीइंग सेट्रस पेरिबस, मैंने बोला था ना सेट्रस पेरिबस इकोनॉमिक्स में बहुत सुनोगे। सेट्रस पेरिबस मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, मतलब सारी की सारी चीजों को क्या रखना है, सेम रखना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, बीइंग सेट्रस पेरिबस मतलब अगर सारी की सारी चीजें सेम रहेगी तो क्या होगा, प्राइस और डिमांड में क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या, दोनों उल्टी दिशा में जाएंगे। उल्टी दिशा में जाएंगे मतलब क्या, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट जाएगा और अगर प्राइस घटा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर इसके साथ क्या है, एक कंडीशन है, हर केस में ऐसा नहीं होगा। क्या रखना है, कंडीशन क्या है, बीइंग सेट्रस पेरिबस मतलब जो जो चीजें डिमांड को इफेक्ट करती है, जैसे क्या, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वो सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेगी। तो आप इसके बाजू में क्या लिख दो, बीइंग सेट्रस पेरिबस, बीइंग सेट्रस पेरिबस उसका मतलब क्या है, उसका मतलब भी लिख दो क्या, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अभी वो अदर थिंग्स क्या है कि उसके ब्रैकेट में लिख दो क्या, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब प्राइस को छोड़ के जो जो चीजें डिमांड को इफेक्ट करती है ना, वो सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर वो सारी चीजें सेम रही मतलब क्या, इनकम ऑफ द कंज्यूमर सेम रहेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहेगा, है ना, और अदर फैक्टर्स से वो सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर सारी की सारी चीजें सेम रही ना और प्राइस घट गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और सारी की सारी चीजें सेम रही और प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही क्या है, तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि सारी चीजों को सेम रख दो तो क्या होगा, प्राइस और डिमांड में क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको लॉ ऑफ डिमांड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें एक मार्शल का डेफिनेशन दिया हुआ है, वो एक बार देखो पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑफर्ड। इसमें क्या लिखा, अगर आपको ज्यादा यूनिट बेचना है तो कम भाव पे ऑफर करना पड़ेगा। मतलब वही हो गया क्या, डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा। इन ऑर्डर दैट इट में फाइंड परचेजर, और इन अदर वर्ड्स द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद फॉलिंग प्राइस। इसने क्या लिखा, अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद फॉलिंग प्राइस, की डिमांड इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, विद फॉल इन इट्स प्राइस, एंड डिमिनिशेस विथ राइज इन प्राइस। मतलब क्या हो जाएगा, अगर प्राइस राइज हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। डिमिनिश हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी के साथ लॉ ऑफ डिमांड खत्म होता है। लॉ ऑफ डिमांड के बाजू में लिख दो क्या, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अभी क्या था, नया टॉपिक क्या, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, आपने एक टेबल बनाया, ठीक है, और टेबल में क्या लिखा कि अलग अलग प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर आपने उसको एक टेबल में लिख दिया तो उस टेबल को क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल ये होता है कि एक टेबल बनाया और टेबल पे आपने अलग अलग प्राइस लिख दिया और अलग अलग प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर आपने इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। और अगर इसी टेबल को आपने ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे, है ना। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस, है ना, कि अलग अलग प्राइसेस पे क्या क्या क्वांटिटी डिमांडेड है उसको आपने टेबल में लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, डिमांड शेड्यूल। और अगर उसी को आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया कि भैया ये प्राइस पे इतना डिमांड है, ये प्राइस पे इतना डिमांड है, ये प्राइस पे इतना डिमांड है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे। ठीक है, अभी क्या था, मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल मतलब क्या था कि एक
कोई भी फर्म का डिमांड या एक बंदे का डिमांड हमने देखा, उसको प्लॉट किया प्राइस के सामने, ठीक है, तो वो क्या था, डिमांड शेड्यूल। अभी पूरे मार्केट में एक प्राइस पे कितना डिमांड है ना, मतलब सारे कस्टमर मिलके कोई भी एक प्राइस पे किसी प्रोडक्ट का कितना डिमांड कर रहे हैं, तो अगर मार्केट डिमांड को और प्राइस को प्लॉट किया तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। उसमें क्या था, किसी एक बंदे का डिमांड और प्राइस को प्लॉट किया तो वो क्या था, डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब क्या, पूरे मार्केट में उस चीज का उस प्राइस पे क्या डिमांड है उसको प्राइस के साथ प्लॉट किया तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। और अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल में जो डेटा आपने प्लॉट किया था उसी को आपने कर्व में प्लॉट कर दिया, उसको आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली क्या है, शेड्यूल मतलब क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप है ना बाजू में लिख दो, देखो यहाँ पे लिख दो क्या, शेड्यूल। शेड्यूल इज इक्वल टू क्या होता है, टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, है ना। और जो अभी कर्व आएगा, कर्व, कर्व के बाजू में क्या लिख दो यहाँ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व भी क्लियर हो गया होगा। देखो ना, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर प्राइस की वजह से ना डिमांड बढ़ गया ना तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे, ठीक है। अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ा है ना, अगर प्राइस के घटने की वजह से डिमांड बढ़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड। या प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड घटा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड, है ना। और अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से डिमांड ऊपर नीचे हुआ है तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल इंक्रीजिंग डिमांड या डिक्रीजिंग डिमांड। पर अगर प्राइस की वजह से ऊपर नीचे हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड या डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। ये भी आएगा तो मेरे दिमाग में आया ना कि मतलब ऊपर नहीं बता, तो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस पे एमसीक्यू भी कभी कभी पूछा जा सकता है। अभी क्या है, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट है, अच्छे से सुनना, ठीक है। रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि मतलब डिमांड, अगर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा या प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस के घटने से डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब बताता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि प्राइस के घटने से डिमांड क्यों बढ़ेगा या प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्यों घटेगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये लॉजिक कौन बताता है हमें, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बताता है। क्यों, क्या ये रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है तो क्यों है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, क्या है, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि जो है वो क्यों है। तो सबसे पहला क्या, प्राइस घटने से डिमांड क्यों बढ़ता है, उसका सबसे पहला रीजन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि अगर ना कोई एक ही यूनिट को आप बार बार कंज्यूम करोगे ना तो हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ उसकी यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और आप किसी चीज के लिए कितना प्राइस देते हो, जितना आपको उससे यूटिलिटी मिलता है आप उतना ही प्राइस देते हो। उसका मैंने एग्जांपल लिया था, क्या, आप बहुत ज्यादा आपको प्यास लगी थी, ठीक है, तो आपको जो बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो आपको किसी ने जब पहला पानी का ग्लास दिया उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो दूसरे पानी के ग्लास में उतना नहीं मिला होगा ना, और जो तीसरे ग्लास में मिला वो दूसरे से कम होगा, चौथे में मिला वो तीसरे से कम होगा ना। मतलब क्या, अगर एक ही यूनिट आप बार बार कंज्यूम करोगे तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो क्या, अगर सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, है ना, तो अगर प्राइस कम होगा तो ही हम उस चीज को खरीदेंगे, वरना प्राइस सेम रहा, समझ लो प्राइस इतना का उतना ही रहा, और अगर सेटिस्फेक्शन कम होता गया तो क्या होगा, कम सेटिस्फेक्शन पे हम उसको नहीं खरीदेंगे। तो अगर उसका डिमांड बढ़ाना है तो सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा, प्राइस को भी कम करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही बोलता है क्या, कि प्राइस कम होगा। लॉ ऑफ डिमांड भी क्या बोलता है, यही बोलता है, क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड की, प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि अगर एक ही यूनिट का बार बार कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, और अगर सेटिस्फेक्शन कम होता गया और प्राइस सेम रहा तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो अगर सेटिस्फेक्शन कम होते हुए भी डिमांड बढ़ाना है तो प्राइस को भी साथ में कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो क्या था, सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट मतलब क्या होता है, देखो प्राइस इफेक्ट में दो तरह के इफेक्ट होता है, क्या, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, एक क्या होता है, इनकम इफेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने किसका एग्जांपल लिया था, कोको कोला एंड पेप्सी का। कोको कोला एंड पेप्सी का क्या एग्जांपल लिया था, समझ लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेप्सी। कोको कोला कितने का है, 50 का है, पेप्सी कितने का है, 50 का है, ठीक है। अभी क्या है, देखो पेप्सी का प्राइस क्या हो गया पता है, पेप्सी का प्राइस 50 से कितना हो गया, 40 रुपीज हो गया, मतलब पेप्सी का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। कोक का प्राइस क्या रहा, सेम रहा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है, अगर आप प्राइस कम कर दोगे
तो वो उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और अगर वो अपने सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में सस्ता हो गया तो उसके सब्स्टिट्यूट के खरीदने वाले भी इसमें आ जाएंगे। तो क्या होगा, देखो पेप्सी भी 50 का था, कोक भी 50 का, ठीक है। अभी पेप्सी का प्राइस क्या कर दिया, 50 से 40 कर दिया। पेप्सी का प्राइस 50 से 40 किया तो पेप्सी क्या हो गया, कोक के मुकाबले में सस्ता हो गया। अगर पेप्सी कोक के मुकाबले में सस्ता हो गया तो कुछ लोग ऐसे थे जो कोक खरीदते थे, वो कोक वाले भी अब क्या खरीदेंगे, पेप्सी खरीदेंगे, है ना। तो क्या बोलता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नॉर्मल इतना बोलता है कि अगर प्राइस कम हो गया तो वो उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में सस्ता हो गया तो कुछ उसके सब्स्टिट्यूट के खरीदने वाले इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड भी यही बोलता है। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में वापस एक आखिरी बार क्या होगा, अगर किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो वो उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में सस्ता हो जाएगा। अगर उसके सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में सस्ता हो गया तो उसके सब्स्टिट्यूट के कस्टमर भी इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना क्या होता है ये। अभी दूसरा क्या है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मतलब क्या, मैंने एक एग्जांपल दिया था, समझ लो मेरा इनकम कितने का है, ₹100 का मेरा इनकम है ना। और सर क्या करते हैं, सर के पास जितना पैसा आता है ना, सर क्या करते हैं, 100 रुपये का क्या करते हैं, पूरा सिगरेट पी लेते हैं ना। सिगरेट का प्राइस कितना था, ₹10 था, तो मैं कितना सिगरेट खरीद पाता था, 10 यूनिट्स खरीद पाता था ना। मेरा इनकम 100 रुपये था, सिगरेट का प्राइस क्या था, 10 था, तो मैं कितना यूनिट्स खरीद पाता था, 10 यूनिट खरीद पाता था। अभी समझ लो मेरा क्या इनकम क्या रहा, सेम का सेम रहा, पर सिगरेट का प्राइस क्या हो गया, 10 से कम हो के कितना हो गया, ₹5 हो गया। तो अभी मैं कितना सिगरेट खरीद पाऊंगा, 20 सिगरेट खरीद पाऊंगा, है ना। तो क्या हुआ, देखो प्राइस कम हुआ, है ना, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ गया। क्यों डिमांड बढ़ गया, देखो अगर किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाता है और इनकम सेम रहता है तो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मेरा इनकम 100 रुपये था, प्राइस 10 रुपये था, तो मेरा परचेजिंग पावर कितना था, 10 यूनिट का था, मैं 10 यूनिट खरीद रहा था। पर अभी क्या हो गया, प्राइस कम हो गया, तभी मेरा परचेजिंग पावर कितना हो गया, 20 सिगरेट का परचेजिंग पावर हो गया। अभी मैं 20 यूनिट खरीद सकता हूँ, तो 20 यूनिट खरीद सकता हूँ, तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर कंज्यूमर का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड आपो बढ़ जाएगा। इसी के साथ हमारा दूसरा प्राइस इफेक्ट क्या होता है, खत्म होता है। तीसरा क्या है, अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर। अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर मैंने एग्जांपल किसका लिया था, हुक्के का एग्जांपल लिया था ना। देखो हुक्के का एग्जांपल वापस यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। समझ लो हुक्का कितने रुपए का था, 110 रुपए का था, ठीक है, 1110 रुपीज का था। अभी सर का इनकम कितना है आपका, 100 रुपए का है, तो सर हुक्का खरीद पाते थे, नहीं खरीद पाते थे। अभी क्या हो गया, हुक्के का प्राइस क्या हो गया, 110 रुपए से कितना हो गया, हुक्के का प्राइस भी कितना हो गया, 100 रुपीज का हो गया। अभी मेरा इनकम भी कितने का है, 100 रुपीज का है, तो अभी मैं हुक्का खरीद पाऊंगा। तो बोला हाँ भी सर हुक्का खरीद पाएंगे, पहले नहीं खरीद पाते थे, अब खरीद पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया। तो अराइवल ऑफ द न्यू कंज्यूमर मतलब क्या है कि देखो अगर किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाता है तो क्या कुछ लोग जो उसको पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो भी अभी अफोर्ड कर पाएंगे, वो भी उसको अभी अफोर्ड कर पाएंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड भी क्या बोलता है, यही बोलता है ना कि हुक्के का प्राइस 110 था, उससे क्या घट के कितना हो गया, 100 हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 110 रुपए का हुक्का था तो सर उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, पर अभी 100 रुपए का हो गया तो सर उसको अफोर्ड कर पा रहा है ना। तो क्या हो गया, सर जो पहले नहीं खरीदते थे वो भी खरीदेंगे, तो मतलब क्या एक नया कस्टमर अराइव हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर किसी भी चीज का प्राइस कम होता है तो जो उसको लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो भी अभी अफोर्ड कर पाएंगे, है ना। तो वो भी अफोर्ड कर पाएंगे तो क्या नए कस्टमर बढ़ जाएंगे, नए कस्टमर बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। अभी चौथा क्या है, डिफरेंट यूजेस, है ना। डिफरेंट यूजेस में हमने किसका एग्जांपल लिया था, डिफरेंट यूजेस में हमने एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, बहुत सारे यूजेस, है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगा रहा तो आप उसको क्या सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है इलेक्ट्रिसिटी का उसके लिए यूज करोगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी का दाम बहुत ज्यादा रहा तो आप क्या करोगे, खाली लाइट जला के सीए फाउंडेशन की तैयारी करोगे, है ना। तो क्या डिफरेंट यूजेस, अगर किसी चीज का बहुत सारे यूजेस है और अगर उसका प्राइस ज्यादा है तो उसको खाली इंपॉर्टेंट यूज के लिए आप यूज करोगे। अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सस्ता हो गया, अभी थोड़ा सस्ता हो गया तो आपने क्या लगा लिया, फैन भी लगा लिया। अभी क्या आप फैन चला के पढ़ाई कर रहे हो, अभी क्या हो गया, और सस्ता हो गया, और सस्ता हो गया तो क्या कर दिया आपने, एसी लगा दिया ना। तो मतलब क्या है, अगर किसी भी चीज का प्राइस घटने लगता है और उसके बहुत सारे यूजेस हैं तो उसको क्या आप लेस इंपॉर्टेंट यूज के लिए भी यूज करना शुरू कर दोगे, है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही बोलता है क्या कि अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर किसी भी कमोडिटी का अल्टरनेटिव यूजेस है और प्राइस ज्यादा है तो उसको आप खाली इंपॉर्टेंट यूज के लिए यूज करोगे, पर अगर उसका प्राइस कम होने लगता है, तो उसको क्या भी लेस इंपॉर्टेंट यूज के लिए भी यूज करने लगोगे। तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही बोलता है क्या कि अगर प्राइस कम होगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद एक हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या, वो चीजें जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। वैसे क्या है, लॉ ऑफ डिमांड हर जगह पे अप्लाई होता है, और क्यों होता है वो भी हमने आगे पढ़ लिया। अभी क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, मतलब इन जगहों पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहला क्या है, कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब क्या होता है, बहुत ही महंगे वाले गुड्स है ना। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, डायमंड वगैरह हो गया ना। यहाँ पे क्या होता है, लोग इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके प्राइस से उसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं ना। वो क्या सोचते हैं, जितना महंगा डायमंड है उतना क्या होगा, डायमंड अच्छा होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड तो जनरली क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। पर कॉन्स्पिशियस गुड्स में तो क्या होता है, लोग समझते हैं कि अगर प्राइस बढ़ा है तो क्वालिटी अच्छा होगा, तो क्या होता है, करते हैं डिमांड बढ़ा देते हैं। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स के केस में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है ना। तो सबसे पहला केस क्या, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता वो कौन सा है, कॉन्स्पिशियस गुड्स। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। पर कॉन्स्पिशियस गुड्स एग्जांपल डायमंड वगैरह में तो क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ गया तो लोग समझते हैं कि ये अच्छी वाली चीज है, उसको क्वालिटी को प्राइस से रिलेट करते हैं। जब क्वालिटी को प्राइस से रिलेट करते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है, वो लोग डिमांड भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते है। ठीक है, दूसरा क्या है, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स भी वो होता है कि जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। उसमें याद हमने एक एग्जांपल लिया था क्या, कि ब्रेड और मीट खाते थे लोग है ना पहले। अभी क्या हो गया, मीट का प्राइस भी बढ़ गया, ब्रेड का प्राइस भी बढ़ गया ना। तो लोग क्या खाली एक चीज अफोर्ड कर सकते थे ना, तो वो बेसिक क्या खाएंगे, खाली ब्रेड खाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पर ये केस में ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब गिफिन गुड्स वाले में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तीसरा क्या है भैया, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज मतलब क्या, ये एक्चुअली में नेसेसिटी नहीं है, पर क्या है, लोगों ने, सोसाइटी ने इसको नेसेसिटी बना दिया है। जैसे क्या, मैंने एग्जांपल लिया था इसमें क्या, कि मेरे नेबर है, मेरा पड़ोसी है, मेरे दोस्त है, उसके पास क्या है, कार रखा हुआ है ना, उसके पास कार रखा हुआ। अभी कार का प्राइस बढ़े या घटे, उसका देख के क्या मुझे लग रहा है कि क्या अभी ये सोसाइटी में, मेरे सोसाइटी में सारे लोगों के पास कार है, खाली मेरे पास अगर कार नहीं है, तो सबका देख के क्या करूंगा, मैं भी खरीदूंगा। उसमें मैं ये नहीं देखूंगा कि प्राइस बढ़ गया या घट गया। तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी ऐसा केस है, वहां पे भी क्या लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या, सोसाइटी ने किसी भी चीज को क्या बना दिया, नेसेसिटी बना दिया है ना। तो नेसेसिटी में क्या होता है, प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, लोग तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे ही करेंगे। चौथा क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस क्या है, अभी समझ लो प्राइस बढ़ गया, मुझे लग रहा है आगे जाके फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेगा, है ना। समझ लो कोई भी चीज थी, वो 40,000 रुपए का एक्टिवा था ना, अभी क्या हो गया, दो महीने पहले 40,000 का था, अभी कितने का है वो चीज, 50,000 का है। मतलब प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। मुझे लग रहा है फ्यूचर में 50,000 वाला और 70,000 का होगा, मतलब फ्यूचर में और बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ गया तो मैं भी क्या करूंगा, डिमांड बढ़ा दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ने वाला है। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ गया, 40,000 से 50,000 प्राइस हो गया एक्टिवा का, तो उसका डिमांड तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पर मुझे क्या लग रहा है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, अभी बढ़ते प्राइस के साथ डिमांड क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। उसके लिए हमने एक और एग्जांपल लिया था क्या, जैसे कोरोना वायरस आया जैसे जैसे है ना, तो 2 रुपए का मास्क 10 रुपए में बिकने लगा। पर लोगों को क्या लग रहा था, अभी तो मास्क 10 रुपए का बिक रहा है, अभी क्या होगा और 20 रुपए का बिकेगा, 30 रुपए का बिकेगा ना। तो 2 से 10 रुपए प्राइस बढ़ा, तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। पर क्यों, लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा, तो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या, डिमांड फॉर नेसेसरीज है ना। उसके मैंने एग्जांपल लिया था क्या, मुझे डॉक्टर ने बोला कि सर अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको ये दवाई लेना पड़ेगा, जो कितने रुपए का आता है, 500 रुपए का आता है। अभी 2 महीने के बाद वो 500 रुपए वाला दवाई कितने का हो गया, 1000 रुपए का हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर 500 रुपए का डिमांड प्राइस था, वो 1000 रुपए हो गया, तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या मैं वो दवाई खाना छोड़ दूंगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्यों, क्योंकि जिंदा रहने के लिए वो मेरे लिए जरूरी है, वो क्या है, मेरी नेसेसिटी है ना। तो प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, नेसेसिटी का डिमांड क्या रहेगा, सेम रहेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पर क्या मेरी दवाई का डिमांड कम हुआ, नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया। 7वां क्या है, स्पेक्युलेटिव गुड्स। स्पेक्युलेटिव गुड्स मतलब क्या, उसमें मैंने एग्जांपल लिया था कि रिलायंस का शेयर 500 रुपए का था, एक हफ्ते बाद 600 का हो गया, उसके बाद 700 का हो गया, उसके बाद 800 का हो गया। अभी क्या मुझे लग रहा है कि हर हफ्ते क्या है, 100 रुपए से बढ़ रहा है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पर ये क्या है, स्पेक्युलेटिव गुड्स है, मतलब क्या, मैं क्या इस पर सट्टा लगा रहा हूँ, क्या आगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, है ना। तो ऐसा लग रहा है। तो स्पेक्युलेटिव गुड्स में क्या होता है, प्राइस और डिमांड का कुछ भी रिलेशनशिप नहीं होता। उसमें तो क्या होता है, लोगों को लग रहा है अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो आगे जाके और बढ़ेगा, तो प्राइस के साथ डिमांड भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है ना। मतलब लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या क्या खत्म हो गया। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड के बाद हमने क्या पढ़ा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, फंक्शन ऑफ डिमांड पढ़ा।
उसके बाद क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, कि मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये तो मतलब पूरा लॉ ऑफ डिमांड वगैरह वाला, मतलब आप कह सकते हो कि ये चैप्टर का एक हिस्सा खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्या, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब नाम से ही पता चल रहा है क्या, एक्सपांशन मतलब बढ़ जाना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब घट जाना। ठीक है, ये कब होता है, देखो अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, है ना। देखो मैं यहाँ पे लिख देते हैं, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, अगर प्राइस घट गया और डिमांड बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, और प्राइस बढ़ गया और डिमांड घट गया तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसमें कॉमन चीज क्या है, डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अब ये ना एक्सपांशन ऑफ डिमांड का दूसरा नाम भी है, मैंने बोला था ना, देखो आगे, प्राइस की वजह से अगर डिमांड बढ़ता है ना तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है, देखो अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रहा है ना तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे, और अगर कोई दूसरे फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, खाली इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। समझ रहा है ना। देखो ये ना आपको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर लो, लिखना है तो लिख लो, हाईलाइटर लगाना है, जो करना है कर लो। पर ये ना बहुत लोग बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि भैया इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड भी सेम है और इंक्रीज इन डिमांड भी सेम है। देखो दोनों में डिमांड बढ़ता है, उसमें कोई शक नहीं है, पर अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रहा है ना तो उसको क्या बोलोगे, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड बोलोगे, है ना। उसका दूसरा नाम क्या है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, व्हाई, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ना चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। और क्या, वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मतलब क्या, अगर प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब क्या, प्राइस के बढ़ने से डिमांड डिक्रीज हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या, ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब क्या, प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। और अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंजेस आता है उसको एक और नाम दिया जाता है, क्या, मूवमेंट इन डिमांड। मूवमेंट इन डिमांड, या तो क्या कह सकते हो, मूवमेंट अलोंग डिमांड करो, मूवमेंट अलोंग डिमांड करो, है ना। वो हमने रेगुलर लेक्चर में उसका पूरा ग्राफ बना के देखा था ना, कि इसको मूवमेंट क्यों बोला जाता है। उसका हमने ग्राफ बनाया था ना, कि प्राइस इतना था तो डिमांड इतना था, अभी प्राइस इतना कम हो गया तो डिमांड ये हो गया। 2 पॉइंट प्लॉट किए थे और एक क्या ग्राफ बनाया था। अभी क्या रिवीजन लेक्चर है, रिवीजन में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो मेरे हिसाब से आप तीसरा या चौथा लेक्चर देखो, उसमें पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया ना। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, प्राइस की वजह से होता है। प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ता है तो एक्सपांशन, एक्सपांशन का दूसरा नाम इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड। और अगर प्राइस की वजह से डिमांड घटता है तो क्या होता है, डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड, उसका दूसरा नाम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और अगर प्राइस की वजह से डिमांड में मूवमेंट होता है तो उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट इन डिमांड करो या मूवमेंट अलोंग डिमांड करो। इसी के साथ हमारा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, खत्म होता है। अभी क्या, उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्या, डिमांड का बढ़ जाना, डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड का कम हो जाना। किस वजह से, अदर देन प्राइस, है ना। अगर प्राइस की वजह से है तो क्या होगा, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और अदर देन प्राइस की वजह से है तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। कोई भी अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ गया प्राइस को छोड़ के तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। और प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर की वजह से डिमांड कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। तो उसके बाजू में यहाँ पे छोटू सा लिख दो, क्या लिख दो, अदर देन प्राइस, है ना। अगर अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड में मूवमेंट आता है तो उसको क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन डिमांड बोलेंगे। प्राइस की वजह से था तो क्या था, मूवमेंट इन डिमांड था। अदर देन प्राइस की वजह से तो क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड, है ना। तभी पूछ सकते हैं क्या, मूवमेंट इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड में क्या डिफरेंस है। मूवमेंट इन डिमांड किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से। शिफ्ट इन डिमांड किसकी वजह से होता है,
अदर देन प्राइस की वजह से, है ना। अभी कोई पूछ सकता है इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क है। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, अदर फैक्टर की वजह से, है ना। अभी बोलेंगे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में क्या फर्क है। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब डिमांड कम होगा, क्यों होगा, प्राइस के बढ़ने की वजह से। पर डिक्रीज इन डिमांड क्यों होगा, अदर फैक्टर की वजह से। कोई भी फैक्टर हो सकता है, जैसे इनकम कम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल हो गया, वो कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि क्या ये एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, मूवमेंट इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो क्या स्लो मोशन में करके देखो, एक बार और देखो, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं कि मैं दूसरी बार दोहराऊंगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया हमारा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व वापस आ गया, वो हमने एक बार पढ़ लिया है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्यों होता है, प्राइस की वजह से। शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व क्यों होता है, अदर देन प्राइस की वजह से। वो अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, राइटवर्ड हो सकता है, लेफ्टवर्ड हो सकता है, वो पूरा हमने ग्राफ के साथ समझाया हुआ है। ये तो क्या हमारा पूरा डिमांड का टॉपिक इसके साथ खत्म होता है। डिमांड में हमने क्या पढ़ा कि डिमांड में क्या होगा, प्राइस के बढ़ने से या घटने से, इनकम के बढ़ने या घटने से क्या होगा, किसमें पढ़ा, डिमांड में पढ़ा। अभी कितना होगा वो किस में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कि जो चीजें डिमांड को असर करती है उन चीजों में चेंजेस हुआ तो डिमांड में कितना चेंज होगा। लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है, क्या बोलता है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, मतलब किस तरफ चेंज होगा या क्या होगा कौन बताता है, लॉ ऑफ डिमांड बताता है। पर अभी कितना होगा वो कौन बताएगा, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। तो सबसे पहला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड, कि मतलब क्या ये बताता है कि कितने डिग्री से डिमांड चेंज होगा ड्यू टू फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कि डिमांड को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनमें चेंजेस होने की वजह से डिमांड कितने डिग्री से इफेक्ट होगा, वो हमें कौन बताएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, वो क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी। अंग्रेजी में बोले तो क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, कि प्राइस, उसके प्राइस में बदलाव की वजह से डिमांड में कितना बदलाव आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगा। उसमें क्या, भी प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमने अलग अलग मेथड पढ़े थे। उसमें से सबसे पहला मेथड कौन सा था, परसेंटेज मेथड था। परसेंटेज मेथड में क्या, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था, क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। ये क्या नॉर्मल फॉर्मूला, क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये क्या है, परसेंटेज मेथड है। इसमें क्या, इस मेथड से क्या प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें हमने क्या एक एग्जांपल लिया था, क्या डिमांड में कितना चेंज आया, 15% चेंज आया, प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया, खाली 7.5% चेंज आया। तो 15 डिवाइड बाय 7.5 इक्वल टू क्या, 2। तो मतलब प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो गया, 2 हो गया। ये मेथड कब यूज कर सकते हो, जब आपको अलग अलग प्राइसेस दिया हुआ है और अलग अलग डिमांड दिया हुआ है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, परसेंटेज मेथड यूज करोगे, है ना। तो परसेंटेज मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस मेथड से आप प्राइस इलास्टिसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो क्या था, परसेंटेज मेथड था। परसेंटेज मेथड के बाद हमने दूसरा मेथड पढ़ा। दूसरा मेथड कौन सा था, पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या बोला, पॉइंट मेथड कब यूज होगा, जब आपको क्या दिया हुआ, एक डिमांड कर्व दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक डिमांड कर्व बनाया हुआ है ना हमारे एग्जांपल में, डिमांड कर्व। अगर आपको क्या अलग अलग प्राइस और अलग अलग क्वांटिटी नहीं दी, आपको क्या दिया हुआ, खाली डिमांड कर्व दिया हुआ है, और आपको बोला कि ये डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे क्या करो, आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करो। तभी डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी फाइंड करना है, तो कौन से मेथड का यूज करोगे, पॉइंट मेथड का यूज करोगे। पॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या है, पॉइंट मेथड से क्या होता है, पॉइंट मेथड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मतलब क्या है, नीचे वाला लाइन डिवाइड बाय ऊपर वाला लाइन, है ना। उसमें हमने क्या 5 अलग अलग पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके देखा था। जैसे क्या सबसे मिडिल पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो क्या लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, मतलब क्या नीचे भी 2 सेंटीमीटर ऊपर भी 2 सेंटीमीटर, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो गया। देखो पॉइंट इलास्टिक समझ में आया ना, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है, अगर आपको क्या कोई डिमांड कर्व दिया हुआ है और आपको बोला कि डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी फाइंड करना है, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड यूज करोगे। ये आपको एमसीक्यू में ऐसे भी पूछा जा सकता है ना, कि क्या आपको अलग अलग प्राइस और अलग अलग क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, आपको क्या खाली डिमांड कर्व दिया हुआ है और आपको बोला गया कि डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी फाइंड करना है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, परसेंटेज मेथड यूज करोगे, पॉइंट मेथड यूज करोगे, आर्क मेथड यूज करोगे, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा मेथड यूज करोगे, पॉइंट मेथड यूज करोगे। ये तो क्या था, अगर डिमांड कर्व में किसी भी एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी फाइंड करना है, तो कौन सा मेथड, पॉइंट मेथड।
पर क्या है दूसरा आर्क मेथड, अगर क्या दिया हुआ डिमांड कर्व में 2 पॉइंट दिए हुए आपको और क्या बोला इन दोनों पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी क्या है, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड यूज करोगे। देखो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ आपके सामने, यहाँ पे क्या एक डिमांड कर्व है, क्या एडी क्या है एक डिमांड कर्व है ना। अभी क्या है ये डिमांड कर्व पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, क्या है एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है। अभी आपको क्या बोला कि ए और बी के बीच में इलास्टिसिटी क्या है, अगर आपको बोला था खाली ए पे फाइंड करो या खाली बी पे फाइंड करो तो आप कौन सा मेथड यूज करते, पॉइंट इलास्टिसिटी वाला। पर अभी क्या बोला आपको इन दोनों के बीच में इलास्टिसिटी क्या है, दो डिमांड कर्व में 2 पॉइंट है उन दोनों के बीच में इलास्टिसिटी क्या है, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड यूज करोगे। आर्क इलास्टिसिटी मेथड इज यूज्ड व्हेन वी आर आस्क्ड टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ डिमांड कर्व, है ना। अगर एक पॉइंट पे फाइंड करना है तो कौन सा यूज करोगे, पॉइंट मेथड। पर अगर 2 पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी फाइंड करना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड यूज करोगे। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, है ना। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, उसमें हमने क्या पढ़े थे, 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े थे, है ना। देखो जल्दी जल्दी से, है ना। सबसे पहला कौन सा था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब एग्जांपल लिया था आपने, एक थप्पड़ मारा उसने आपका मर्डर ही कर दिया। मतलब क्या, पहले एक कोई प्राइस पे डिमांड था और प्राइस हल्का सा भी कम हो गया तो डिमांड क्या हो गया, बिल्कुल ही जीरो हो गया, या प्राइस हल्का सा भी बढ़ गया तो डिमांड इनफाइनाइट बढ़ने लगा, तो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ईपी इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, वो हमने देखो बाजू में लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है, आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, उसने आपके आपने उसको एक थप्पड़ मारा, उसने आपको 2 थप्पड़ मारा ना, मतलब उसने आपको ज्यादा रिस्पॉन्स दिया। मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, प्राइस में कम चेंज आएगा। एग्जांपल क्या, डिमांड 15% से बढ़ा, प्राइस खाली 10% से कम हुआ, मतलब क्या, डिमांड में ज्यादा चेंज है, प्राइस में कम चेंज है, तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिमांड, है ना। तो क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो क्या होगा, ईपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तीसरा क्या पढ़ा हमने, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्या होगा, डिमांड में चेंज आएगा, है ना। तो मतलब क्या, न्यूमरेटर भी सेम रहेगा, डिनोमिनेटर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोल रहे हैं कि डिमांड में भी सेम चेंज आया, प्राइस में भी सेम चेंज आया। डिमांड में 10% चेंज, प्राइस में 10% चेंज, तो 10/10 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगा तो ईपी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा ना। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ईपी इक्वल टू 1। तीसरा क्या, चौथा क्या है, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, डिमांड में कम चेंज आएगा, प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा। एग्जांपल क्या, आपने उसको एक थप्पड़ मारा, उसने क्या कर दिया, आपको खाली एक छोटा सा टपली मार दिया, है ना, मतलब उसने कम रिस्पांस दिया। मतलब क्या, प्राइस 20% से बढ़ा पर डिमांड क्या हुआ, खाली 10% से कम चेंज हुआ ना, मतलब डिमांड ने क्या किया, कम रिस्पॉन्ड किया। अगर डिमांड ने कम रिस्पॉन्ड किया मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ईपी इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या, प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, डिमांड कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, डिमांड कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इसमें क्या याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब क्या, ये क्या, इसका अलग अलग डिग्रीज है। इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज, तो ईपी इज ग्रेटर देन 1। यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या, डिमांड में सेम चेंज इक्वल टू प्राइस, तो ईपी इज इक्वल टू 1। इन इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड में लेस चेंज, तो क्या हो जाएगा, ईपी इज लेस देन 1। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब क्या, डिमांड में नो चेंज, तो ईपी इज इक्वल टू 0। इसी के साथ हमारा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे इलास्टिसिटी कैलकुलेट होता है, ये इसमें क्या लिया जाता है कि प्राइस लिया जाता है और टोटल एक्सपेंडिचर लिया जाता है। इसमें हमने क्या बोला कि अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है या प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, मतलब क्या इनवर्स रिलेशनशिप है, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। मतलब क्या होगा, ईपी इज ग्रेटर देन 1। टोटल आउटले मेथड का ना बिल्कुल एक शॉर्टकट छोटू सा फॉर्मूला है ना। अगर पूरा मतलब पूरा डीपली कंसेप्ट पढ़ना है तो पूरा लेक्चर खोल के देख लो, कंसेप्ट याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कंसेप्ट याद नहीं आ रहा, अभी आप एग्जाम के समय अगर देख रहे हो, है ना, तो टोटल आउटले मेथड में क्या है, अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या प्राइस घट रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब क्या, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो क्या होगा, डिमांड क्या होगा, डिमांड इज इक्वल टू
इलास्टिक है ना। अगर प्राइस में और टोटल आउटले में या टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप है तो प्राइस क्या है, इलास्टिक है। पर अगर प्राइस के बढ़ने या घटने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगा। पर क्या है, प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, बिल्कुल सेम रह रहा है, तो क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक होगा। टोटल आउटले मेथड का क्या एक लिमिटेशन है, क्या किसमें हम खाली 3 डिग्रीज बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि वेदर डिमांड इज इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो डिमांड कैसा रहेगा, इलास्टिक रहेगा। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो डिमांड कैसा रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। पर अगर प्राइस के बढ़ने या घटने से टोटल एक्सपेंडिचर में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है तो डिमांड कैसा रहेगा, यूनिटरी इलास्टिक रहेगा। टोटल आउटले मेथड का ये लिमिटेशन है क्या कि इसमें खाली 3 डिग्री ही देख सकते हो। इसी के साथ हमारा प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, बिल्कुल समाप्त होता है। अभी क्या पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो डिटरमाइन करती है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो इलास्टिक रहेगा या इन इलास्टिक रहेगा ना। तो मतलब कौन कौन सी चीजें जिन पर डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी भी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसकी डिमांड हमेशा क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। क्यों इलास्टिक रहेगी, अगर किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, समझ लो कोको कोला का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है क्या, पेप्सी, है ना, तो कोको कोला का प्राइस बढ़ गया ना तो मैं क्या पेप्सी में शिफ्ट हो जाऊंगा ना। तो मतलब क्या, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो मतलब कस्टमर के पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कस्टमर के पास ऑप्शन अवेलेबल है तो आपने प्राइस के साथ छेड़खानी की तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे में शिफ्ट हो सकता है। पर अगर किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसका डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही दूसरा नहीं रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, इंडियन रेलवेज है, अगर आपको ट्रेन से ही जाना है किसी भी जगह पे तो उसका क्या प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, डिमांड पे कोई अच्छा खासा असर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्यों, क्योंकि इंडिया में रेलवेज खाली इंडियन रेलवेज ही चलाता है। दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट, है ना। मैंने क्या बोला, बहुत ही लो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है कोई भी चीज। जैसे कि एग्जांपल लिया था साबुन का ना, तो उसका डिमांड क्या रहता है, जनरली इन इलास्टिक रहता है। अगर 10 रुपए वाला साबुन 20 रुपए का हो गया तो मैं उसका डिमांड घटा नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि वो मेरे बजट में बहुत छोटा सा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। तो अगर लो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है तो डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। पर अगर मेरे बजट में वो बहुत ही बड़ा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है तो उसका डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। एग्जांपल क्या, मोबाइल, मेरा इनकम 20,000 है, मोबाइल 18,000 का तो मैं खरीदूंगा। पर अगर उसका प्राइस बढ़ के 22,000 हो गया तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो मतलब क्या है, अगर लो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है तो क्या हो जाएगा, डिमांड इन इलास्टिक। पर अगर हायर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है कंज्यूमर बजट में तो डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। फिर क्या, नेचर ऑफ अ नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाइड, है ना। उसमें मैंने क्या बोला था, अगर वो आपकी नॉर्मल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से आप उसकी डिमांड को ऊपर नीचे कर सकते हो, तो डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। पर अगर वो आपकी नेसेसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या वो आपको लेना ही लेना है, तो प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो क्या, नेचर ऑफ ए नीड, अगर लग्जरी को सेटिस्फाई कर रहा है तो डिमांड इलास्टिक है। पर अगर नेसेसरी को सेटिस्फाई कर रहा है तो डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। उसके बाद क्या, नंबर ऑफ यूजेस टू विच कमोडिटी कैन बी पुट टू यूज, अगर उसको ज्यादा चीजों के लिए यूज कर सकते हो, है ना, जैसे क्या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ना, तो उसका डिमांड हमेशा क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। पर अगर उसको ज्यादा चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते तो उसका डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। फिर पांचवा पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड। जनरली क्या होता है, मैंने एग्जांपल लिया था क्या, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो हम रातों रात अपना स्कूटर नहीं बेच देंगे ना, हम 2-3 साल में उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो जनरली शॉर्ट टर्म में डिमांड क्या रहता है, इन इलास्टिक रहता है। अगर प्राइस ऊपर नीचे कर दिया तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो डिमांड कम नहीं करेगा। पेट्रोल का प्राइस रातों रात बढ़ गया तो आप रातों रात पेट्रोल का डिमांड कम नहीं करोगे, पर आप धीरे धीरे क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोचोगे। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, डिमांड क्या होता है, इन इलास्टिक होता है। पर लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, डिमांड इलास्टिक हो जाता है। ठीक है। फिर क्या है, कंज्यूमर हैबिट। कंज्यूमर हैबिट मतलब क्या, अगर कंज्यूमर्स को किसी भी चीज की हैबिट लग गई है, किसी भी चीज की लत लग गई है कस्टमर को, है ना, अगर किसी चीज का लत लग गया तो उसका डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। जैसे एग्जांपल क्या है, शराबी या नशेड़ी होता है, उसको क्या शराब चाहिए ही चाहिए, प्राइस बढ़ जाए या घट जाए तो क्या हो गया, ये इसका हैबिचुअल हो गया, है ना। तो प्राइस बढ़ने या घटने से डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, तो हैबिचुअल हो गया कस्टमर, तो डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। फिर सातवां क्या है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, टाइट डिमांड है। टाइट डिमांड मतलब क्या, किसी भी चीज के साथ बंधा हुआ है। जैसे क्या, पेट्रोल का डिमांड क्या है, बाइक के साथ बंधा हुआ है, मतलब जब तक लोगों के पास बाइक है तब तक पेट्रोल का डिमांड क्या रहने ही वाला है। तो अगर टाइट डिमांड रहा तो क्या होगा, डिमांड इन इलास्टिक रहा।
पर अगर उसका डिमांड क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या रहेगा, डिमांड इलास्टिक रहेगा। तो इफ देयर इज अ टाइट डिमांड तो डिमांड विल बी इन इलास्टिक, पर अगर टाइट डिमांड नहीं है और इंडिपेंडेंट डिमांड है तो डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, प्राइस रेंज। प्राइस रेंज मतलब क्या, बहुत ही सस्ते वाले गुड्स और बहुत ही महंगे वाले गुड्स, इन लोगों की प्राइस क्या होगी, इन लोगों की डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। क्यों, क्योंकि अगर कोई पार्ले जी का क्या है, कोई मतलब क्या वो आता है ना, किस्मी विस्मी कुछ आता है, 1 रुपए का टॉफी आता है ना, 1 रुपए का 2-3 टॉफी आता है, अगर वो 1 रुपए की जगह पे 2 रुपए का हो गया तो क्या मैं उसको खरीदना बंद कर दूंगा, नहीं खरीदूंगा, नहीं बंद करूंगा। क्यों नहीं बंद करूंगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सस्ते वाला गुड्स है ना। तो कोई बहुत ही ज्यादा सस्ते वाला गुड्स है, या फिर किसी करोड़पति को लैम्बोर्गिनी खरीदना है ना, लैम्बोर्गिनी 2-3 करोड़ की आती है, अगर लैम्बोर्गिनी का प्राइस 1-2 लाख रुपए ऊपर नीचे हुआ तो क्या उसकी डिमांड में कुछ असर होगा, नहीं होगा। तो क्या बहुत ही हाई प्राइस रेंज वाले या बहुत ही लो प्राइस रेंज वाले गुड्स होते हैं तो उसकी डिमांड क्या रहती है, इन इलास्टिक रहती है। पर जो नॉर्मल गुड्स रहते हैं, मिडिल प्राइस रेंज वाले, एग्जांपल क्या, कपड़े वगैरह, तो उसकी डिमांड क्या रहती है, इलास्टिक रहती है। इसी के साथ हमारा क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या होता है, खत्म होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी क्या था, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, वो क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या हो गया, कि इनकम में चेंज की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, वो क्या हो गया, इनकम इलास्टिसिटी हो गया। उसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसका क्या है, खाली एक ही मेथड है कैलकुलेट करने का। उसके बाद क्या है हमारा दूसरा टॉपिक, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि रिलेटेड गुड्स में प्राइस की में रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। अब रिलेटेड गुड्स क्या थे, दो तरह के थे, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। वो कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं वो हमने अभी आगे 15-20 मिनट पहले ही पढ़ा हुआ है ना। तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, वो क्या था हमारा, क्रॉस इलास्टिसिटी था। ठीक है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट का अलग अलग दिया हुआ है, वो आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी मतलब क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। क्या आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में खर्चा बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो उससे डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, वो हम किस में पढ़ेंगे, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। उसका भी नॉर्मली परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट हो सकता है। उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। तो देखो नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, क्यों कितना चेंज आ रहा है, उसको अलग अलग फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अभी प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या, प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या, इनकम की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी मतलब क्या, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या, कि रिलेटेड गुड्स में प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ना। तो उम्मीद करता हूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। पहला यूनिट कौन सा था, डिमांड था, दूसरा कौन सा था, इलास्टिसिटी डिमांड था ना। ये हमने पिछले 9 लेक्चर में पढ़ा है, ये पूरा पावर पैक एक लेक्चर में रिवीजन हो गया ना। उसके बाद क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग, ये क्या है, बहुत छोटा सा थियोरेटिकल टॉपिक है ना, ये एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, एक बार आप खुद पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं क्या ऊपर से आपको बता देता हूँ, है ना। ये हमने क्लास में डीपली तो पढ़ा है, पर क्या फिर भी मैं एक बार रिवीजन में भी ऊपर से बता देता हूँ। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, फ्यूचर में कितना डिमांड होगा उसको आप अभी एस्टिमेट कर रहे हो, उसको क्या बोला जाता है, डिमांड फोरकास्टिंग, है ना। जैसे वेदर के लिए वेदर फोरकास्टिंग करते हो ना, कि भैया आगे वेदर क्या होने वाला है। जैसे वो साइक्लोन निसर्ग आने वाला था, तो गवर्नमेंट ने क्या पहले बता दिया था कि भैया देखो साइक्लोन आने वाला है, आप लोग प्रिपेयर्ड रहना। तो वैसे ही क्या करते हैं हम, डिमांड पे भी फोरकास्ट करते हैं ना, क्यों, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सके, है ना। उसका यूजफुलनेस क्या है, उसका यूजफुलनेस यही है, डिमांड फोरकास्टिंग से क्या फायदा होगा, अगर आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि कितना डिमांड होने वाला है, तो आप बेटर अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाओगे, है ना। अभी स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग, आप कितना फोरकास्टिंग करोगे वो किस पे डिपेंड रहता है, 2 चीजों पे डिपेंड रहता है। एक तो क्या, आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है। मेरा क्लासेस खाली सिलवासा में है तो मैं सिलवासा के बच्चों को ही देखूंगा, है ना, मतलब मैं उन्हीं का डिमांड फोरकास्ट करूंगा ना। पर मैं नाइकी का मार्केटिंग मैनेजर हूं ना, तो मैं नाइकी क्या है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है ना, तो वो क्या करेंगे, इंटरनेशनल डिमांड फोरकास्ट करेंगे। मैं खाली सिलवासा में हूं तो मैं रीजनल डिमांड को फोरकास्ट करूंगा। तो स्कोप किस पे डिपेंड करता है, आपके एरिया ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है।
दूसरा किस चीज पे स्कोप डिपेंड करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि मैं जो खर्चा कर रहा हूँ डिमांड फोरकास्टिंग पे उससे मुझे कितना फायदा होने वाला है। जितना ज्यादा फायदा होगा उतना मैं डिमांड फोरकास्टिंग पे खर्चा ज्यादा करने वाला हूँ। अभी क्या टाइप ऑफ फोरकास्ट भी दो थे, क्या मैक्रो लेवल फोरकास्ट, माइक्रो लेवल फोरकास्ट। मैक्रो लेवल में एग्जांपल ये थे कि पूरे सीमेंट इंडस्ट्री का डिमांड फोरकास्ट कर रहा हूं, वो क्या है मैक्रो लेवल फोरकास्ट। पर अगर कोई सीमेंट की एक कंपनी है जैसे एसीसी सीमेंट है, वो एक फॉर्म का फोरकास्ट कर रहा हूं, वो क्या है माइक्रो लेवल फोरकास्ट है। मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल समझ में आ गया ना क्या होता है। मैक्रो लेवल मतलब पूरी इंडस्ट्री का डिमांड फोरकास्ट कर रहा हूं, माइक्रो लेवल मतलब क्या है खाली एक कंपनी का डिमांड फोरकास्ट कर रहे हो। उसके बाद क्या था शॉर्ट रन फोरकास्ट, लॉन्ग रन फोरकास्ट। मैं अगले एक दिन, एक महीने या 6 महीने तक का डिमांड फोरकास्ट करता हूं तो उसको क्या बोला जाएगा, शॉर्ट रन डिमांड फोरकास्टिंग। और अगर मैं फोरकास्ट करता हूं कि अगले 5 साल में या अगले 10 साल में क्या डिमांड होने वाला है तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन डिमांड फोरकास्ट बोलेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या अलग अलग तरह के गुड्स क्या होते हैं वो पढ़ा था ना। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, जो आगे प्रोडक्शन में काम आता है। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जो कंजम्पशन के लिए होता है। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, जो बार बार यूज हो सकता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, जो खाली एक बार यूज होता है। डिराइव्ड डिमांड मतलब क्या, किसी दूसरे चीज से उसका डिमांड जुड़ा हुआ है। जैसे क्या इंक का डिमांड पेन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो गया, डिराइव्ड डिमांड। इंडिपेंडेंट डिमांड मतलब क्या हो गया, उसका डिमांड किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। इंडस्ट्री डिमांड मतलब क्या, पूरे इंडस्ट्री का क्या डिमांड है, जैसे सीमेंट का एग्जांपल लिया। कंपनी डिमांड मतलब एक फर्म का कितना डिमांड है। शॉर्ट टर्म डिमांड मतलब 6 महीने तक का कितना डिमांड है। लॉन्ग रन मतलब आगे 5 साल 10 साल का क्या डिमांड है। आप एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान सा चीज है ना। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कि डिमांड को कैसे कैसे फोरकास्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्या था, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। बायर इंटेंशन मतलब क्या, आप अपने कस्टमर से खुद पूछ रहे हो कि क्या आप हमारा प्रोडक्ट खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। दूसरा क्या था, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, मतलब क्या आप अपने सेल्समैन से पूछ रहे हो कि तुम कितना बेच पाओगे, तुम कितना बेच पाओगे। तीसरा क्या था, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, मतलब आप अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से पूछ रहे हो कि इस साल कितना बिकेगा, है ना। 3 मेथड थे। चौथा क्या था, स्टैटिस्टिकल मेथड, मतलब क्या पास्ट ट्रेंड को देख के आप फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट कर रहे हो। फिर क्या था, पांचवा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है कि आपको एक्चुअल मार्केट है वहां पे प्राइस बढ़ा के या घटा के देखते हो ना। जैसे समझ लो मेरा प्रोडक्ट पूरे इंडिया में जाता है, 28 स्टेट है, 29 स्टेट है, सारे स्टेट्स में मेरा प्रोडक्ट जाता है। अभी मुझे देखना है कि अगर मैं प्राइस कम करूंगा तो पूरे मेरे डिमांड पे क्या असर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, खाली सिलवासा में प्राइस कम करके देखता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि भैया सिलवासा में मैंने 10% प्राइस कम किया तो डिमांड मेरा 20% से बढ़ गया। तो मैं क्या फोरकास्ट करूंगा कि पूरे कंट्री में भी अगर मैं प्राइस कम करता हूं 10% से तो डिमांड कितने से हो जाएगा, 20% से बढ़ जाएगा। उसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। मतलब क्या, आप एक्चुअल मार्केट में प्राइस से छेड़खानी करके देख रहे हो कि डिमांड में क्या असर होता है और उसी के साथ आप फोरकास्ट कर रहे हो कि पूरे टोटल मार्केट में क्या होगा, है ना। फिर क्या, बैरोमेट्रिक। बैरोमेट्रिक मतलब क्या है, आप पूरे इकोनॉमी की दिशा देख के डिमांड फोरकास्ट करो। जैसे इकोनॉमी बढ़ रहा है तो आप फोरकास्ट करो कि डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। पर अगर आप फोरकास्ट करो कि इकोनॉमी घट रहा है तो डिमांड भी क्या होगा, घटेगा। इसी के साथ आपका डिमांड का चैप्टर पूरा समाप्त होता है। इसी के साथ हमारे 1 घंटे में पिछले 10 लेक्चर का रिवीजन हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम से पहले कम से कम 5 से 6 बार इस पूरे लेसन को रिवाइज करोगे। आप पूरा 1 घंटे ये सुनोगे तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू। વાલેકુમ સલામ. અરે હું અત્યારે લેક્ચર સવારનો તો છે ને